वेलकम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक रोमांटिक मूवी रिवोल्यूशनरी रोड की स्टोरी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल हैं लियोनार्डो डिकार्पियो और कैट विंसलेट। फ्रैंक विलर और अप्रैल रिवोल्यूशनरी रोड के मकान नंबर 115 में रहते हैं, पर अप्रैल जब प्रेग्नेंट हुई तो तब दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए। फ्रैंक पहले एक कंपनी लोडिंग रिलोडिंग में काम देखता था और अब इस नोकस कंपनी में इन्फेंट्री कंट्रोल मैनेजर के तौर पर काम करता है। ये कंपनी कंप्यूटर बनाती है और इसे सेल करती है। फ्रैंक को ये नौकरी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी करता होता है क्योंकि इसे पता है कि फैमिली को चलाने के लिए बादौकात अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ अप्रैल एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और शादी से पहले वो इसके लिए कोशिश भी करती रही। कुछ प्लेस भी किए पर इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई और अब इसकी फैमिली ही सब कुछ है। ये और फ्रैंक दोनों एक बार में मिले, दोनों में बातचीत हुई, डेटिंग हुई, फिर प्यार में पड़े और फिर दोनों ने शादी कर ली। इस रिवोल्यूशनरी रोड में रहने वाली हर फैमिली और हर घर इन्हें बेस्ट कपल के तौर पर देखते हैं। इनके पड़ोस में रहते हैं मिली और इसका शोर शेफ, जो हर वक्त फ्रैंक और अप्रैल को बेस्ट कपल की मिसाल देते रहते हैं। एक दिन इनकी प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर हेलन यहाँ पर आती है और अप्रैल से कहती है कि वो अपने बेटे जून को तुम लोगों से मिलवाना चाहती है। इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है और हाल ही में वो मेंटल हॉस्पिटल से वापस भी आया है। हो सकता है कि वो तुम लोगों से बात करे और इसे अच्छा महसूस हो। अप्रैल ये सुनकर इसका ऑफ़र कबूल कर लेती है। अब ऐसा भी नहीं कि फ्रैंक और अप्रैल के रिलेशनशिप के बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। अप्रैल को हमेशा ये गिला रहता है कि वो एक अदाकारा नहीं बन सकी और इसका गुस्सा वो कई बार फ्रैंक पर निकाल देती है और कई बार फ्रैंक भी अप्रैल पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन शाम होने तक वो फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और फ्रैंक गुस्से में ही ऑफिस चला गया। आज फ्रैंक का बर्थडे भी था, तो वो ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी मोरेन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है और फिर वहीं फ्रैंक अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर लेता है। शाम को जब फ्रैंक घर आता है, जैसे ही फ्रैंक घर के अंदर आता है तो अप्रैल इसके बर्थडे मनाने के लिए सरप्राइज़ करती है। अप्रैल ने अपने बच्चों के साथ एक केक अरेंज किया था और ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे फ्रैंक के आने का। पर यह सरप्राइज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि फ्रैंक को एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला था। अप्रैल फ्रैंक से कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फ्रैंक ये सुनकर थोड़ा हंसा। अप्रैल बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, हमें अब पेरिस चलना है। वैसे भी तुम जो नौकरी करते हो तुम इसे पसंद भी नहीं करते और तुम ये नौकरी सिर्फ हमारे लिए करते हो, इसलिए अब हम पेरिस जाएंगे। फ्रैंक ये सुनकर कहता है कि पेरिस जाकर मैं काम क्या करूँगा और मुझे ये नौकरी भी गंवानी पड़ेगी। अप्रैल ने कहा कि तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी फ्रांस में गवर्नमेंट एजेंसी में फ़ीमेल सेक्रेटरी को अच्छी तनख्वाह मिलती है और जब मैं नौकरी करूँगी तो तुम घर बैठकर अपना फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर लेना और वहीं करना जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। शुरू में तो फ्रैंक को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन अप्रैल के बेहद इसरार पर वो मान जाता है और अब वो पेरिस जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। और फ्रैंक अब इसी खुशी में ये बात अपने ऑफिस के कोलीग्स को भी बता देता है और फिर ये दोनों कपल ये बात अपने बेस्ट पड़ोसियों को भी बताते हैं। अब इसी शाम मिस हेलन अपने शोर और अपने बेटे को लेकर फ्रैंक और अप्रैल के घर आते हैं। जून, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो फ्रैंक और अप्रैल से बहुत ज़्यादा पर्सनल सवालात पूछ रहा था, लेकिन फ्रैंक और अप्रैल इसकी दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से इसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रैंक और अप्रैल पेरिस जा रहे हैं और इस बात की खबर फ्रैंक के सभी ऑफिस वालों और मल्लेदारों को भी पता है। लेकिन तभी इसी दौरान फ्रैंक को इसके ऑफिस से खुशखबरी आती है। इसके सीनियर बॉस ने इसकी प्रमोशन कर दिया है और साथ में इसकी सैलरी भी दुगनी कर दी है। अब ये सब सुनकर फ्रैंक कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो इस ऑफ़र को कबूल करता है तो इसका पेरिस जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा और अगर वो पेरिस जाएगा तो इतनी बड़ी ऑफ़र वो मिस कर देगा। तो अब इसी कन्फ्यूज़न को देखते हुए फ्रैंक अप्रैल से बात करता है, जिस पर अप्रैल इसे समझाती है कि सिर्फ पैसों के लिए हम पेरिस जाने का ख्वाब छोड़ नहीं सकते और वैसे भी तुम जो जॉब करते हो तुम्हें ये पसंद भी नहीं। अब इस वक्त तो फ्रैंक अप्रैल की बात मान गया, लेकिन अगली सुबह अप्रैल थोड़ी परेशान दिख रही थी। तो फ्रैंक इससे परेशान होने की वजह पूछता है तो अप्रैल ने बताया कि वो पिछले 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर फ्रैंक अप्रैल पर गुस्सा होता है कि इसने ये बात पिछले 10 हफ्तों से इससे छुपा कर रखी, जिस पर अप्रैल कहती है कि वो इसलिए नहीं बताना चाहती थी ताकि इनका पेरिस जाने का प्लान कैंसिल ना हो जाए। अब इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और फ्रैंक अब पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और इस बात को वो अपने ऑफिस के कोलीग्स को भी बताता है, जिस पर वो इसका मजाक बनाते हैं, लेकिन फ्रैंक इसकी परवाह नहीं करता। अब शाम को हेलन अपने शौहर और अपने बेटे के साथ एक बार फिर फ्रैंक और अप्रैल से मिलने आते हैं, जहां इनको भी पता चलता है कि वो अब पेरिस नहीं जा रहे। अब जून, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती और जिसे पर्सनल सवालात पूछने की आदत होती है, वो अप्रैल को पेरिस ना जाने पर तंजिया सवालात करने लगता है, जिस पर फ्रैंक जून से लड़ना शुरू कर देता है। तो हेलन जून को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह फ्रैंक अप्रैल को बताता है कि इसका अपनी सेक्रेटरी के साथ एक बार अफेयर हुआ था, जिसको सुनकर अप्रैल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको सुनकर फ्रैंक कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पर अप्रैल कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, जिस पर एक बार फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। अब इनका रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और मसले हल होने की बजाय और ख़राबी की तरफ जा रहे थे और दोनों इस रिश्ते से तंग आ चुके थे।
तो तभी एक दिन अप्रैल वैक्यूम एस्पिरेशन का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को ज़ाया कर देती है, जिसकी वजह से इसके अंदर खून बहना शुरू हो जाता है और इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फ्रैंक ये खबर सुनकर हॉस्पिटल की तरफ भागा जाता है, पर बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से अप्रैल मर जाती है और फ्रैंक अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकता और वो बहुत रोता है। और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।